सो हेलो डियर ऑल, दिस इज योर वीडियो नंबर 7 और ये आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का। तो अब देखते हैं फटाफट से जिन क्वेश्चंस को वी हैव टू कवर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सीबीएसई के हिसाब से। तो पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल तो 110% बनना ही बनना है, ये आपको पता है। अब इसने क्या बोला है ये पढ़िए। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे ए बी ए सी के इक्वल है और दोनों के दोनों 6 सेंटीमीटर है। अब ये इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब मतलब ये अंदर की तरफ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी लॉजिक है। लेट्स से अगर ये आपका सेंटर है ओ, तो मैं आपका ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को मैं बना रहा हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको ऊपर की तरफ ही इसको बनाना है, ये ध्यान रखना, सेंटर से ऊपर ही ये बनेगा। और इसका लॉजिक मैं क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली ये अगर सेंटर ओ है तो ये आपका है रेडियस, इसका वैल्यू भी 9 है। और अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इसका वैल्यू भी 9 है। और ए बी ए सी आपको 6 दे रखा है। लेट्स से ये किसी पॉइंट एम पे टच कर रहा है। तो फटाफट से अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया ये जो है ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे हाफ बेस। बेस यानी जो मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे बी सी है उसका जो भी लेंथ अभी आएगा इनटू हाइट। और हाइट इस क्वेश्चन में जो मेरे पास गिवन है वो गिवन है ए एम, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला तो तब लगेगा जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखो। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इन तरीके के क्वेश्चंस में मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस बी एम को हम इस सी एम के इक्वल बोलेंगे और हम इस एंगल को यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करके दिखाएंगे। ये है हमारा पहला लॉजिक इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, अब वो होगा कैसे, वो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूं। हमने क्लास में भी इस चीज़ को देखा था, एक क्विक रिकैप मैं आपको फिर देता हूं। अगर मैं आपके लिए दो ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करूं जो कि हैं ये वाले, है ना। अगर आप देखो यहाँ पे बी ए और ओ वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल जो इसके साथ है यहाँ पे, अगर आप इसको भी देखें, क्योंकि ए ओ सी अगर मैं लूँ तो इन दोनों को मैं अभी कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूँ वाया ट्रिपल एस से। अब वो कैसे होगा, देखो बी ए और ए सी आपको ऑलरेडी 6 और 6 दे रखा था। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल है। आपका ये जो ओ बी है और ये जो ओ सी है ये है हमारे कॉमन रेडियस, है ना। ए सी सर्कल का ये जो रेडियस है ये दोनों वो हैं, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। और एओ जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है कॉमन, है ना। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ट्रिपल एस से हमने क्लास में भी इसको प्रूव किया था। अब ट्रिपल एस को प्रूव करने से बेनिफिट क्या हुआ था आप लोगों का एक्चुअली में, कि ये दोनों एंगल्स जो थे वो आपस में इक्वल हो गए थे, ये दोनों एंगल्स, है ना। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल करने के बाद फिर हमने ट्राइंगल जो पिक किया था, फिर हमने वो ट्राइंगल जो पिक किए थे वो थे हमारे बी ए एम वाला एक और एक ए एम सी वाला। इसमें हमने इन एंगल्स को अभी अभी सी पी सी टी से प्रूव किया था इस स्टेप में, जब हमने ट्रिपल एस से ने कॉन्ग्रुएंट किया था। ये दोनों आपको गिवन थे और ये आपका कॉमन था। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको एस ए एस से प्रूव किया तो फिर आप लोग क्या बोलते थे, सी पी सी टी के हिसाब से फिर आप लोग बोलते थे कि हमारा ये जो बी एम है सर ये सी एम के इक्वल आ गया। और ये जो एंगल एम है, एंगल एम लेट से दो चीज़ों से मिलके बना होगा एंगल एम, लेट से एम वन और एम टू। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल एम वन एम टू भी इक्वल हुए।
और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के हिसाब से M1 और M2 को 180 होना चाहिए था, और अगर ये आपस में इक्वल हैं तो दोनों के दोनों ये हो गए 90। गॉट इट। सो यही हमने क्लास में कवर किया था, जिस चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसका थ्योरी आप लोगों को खुद लिखना है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो डायरेक्टली यू कैन गिव योर आंसर, अदरवाइज आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, पहले SSS और देन लगेगा SAS। गॉट इट। तो जैसे ही आपने इस चीज़ को यहाँ प्रूव किया तो मैं इस पूरे को अब यहाँ पे रब कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको मैं ऑलरेडी लॉजिकली यहाँ पे इसको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं बेटा। तो अब बेसिकली सर आपने ये जो कॉन्ग्रेंट किया और इसके जो बेनिफिट मुझे यहाँ मिलने जा रहा है, वो यहाँ क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि BM और MC मेरा इक्वल आया है ना, तो BM और MC मेरा यहाँ इक्वल आया है, तो इन दोनों को मैं x लेट कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो जो मेरा बेस होगा जिसको मैं BC बोल रहा हूँ, वो दोनों BM और MC से मिलके बना है, और इनकी वैल्यू अगर मैंने x ली है तो बेस मेरा 2x हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई क्लियर है? अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ और ये भी अगर x बोल रहा हूँ तो x प्लस x हो जाएगा, कोई चैलेंज नहीं है सर। इस वाले डिस्टेंस OM वाले डिस्टेंस को मैं यहाँ पे y लेट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने इसको y लेट किया तो जो मेरा AM होगा, जो मेरा ये पूरा AM होगा, ये आपका क्या बनेगा 9 माइनस वाई, ये बन जाएगा 9 माइनस वाई। ये भी लॉजिक हमें क्लियर है सर, बिल्कुल, ये क्यों बनेगा। तो बस यार अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम 2 बार और मेरे आंसर्स यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया ट्राइंगल BMO में, तो मेरे पास जो पहला इक्वेशन आया, क्योंकि ये भी यहाँ 90 है और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ये मुझे मिला 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। और अगर सेम मैंने आपका AMB में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो 90 के सामने है 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, मतलब सॉरी इट शुड बी x स्क्वायर, लेट मी रब दिस फॉर यू गाइस। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर यानी बेस, और एक परपेंडिकुलर यानी 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, इस वाले ट्राइंगल में, ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो दिस इज 36, और x स्क्वायर की जगह आप 81 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो यार, ये पहली इक्वेशन से देखो। x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 9 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा तो दिस इज 81, दिस इज प्लस का वाई स्क्वायर, दिस इज माइनस का 18y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया मेरा 36, और 81 होता है 162 माइनस 18y। अब इस पूरे को अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय 18 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, आई विल गेट 2 इक्वल्स टू 9 माइनस y, और यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 7, तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है। अब अगर y का वैल्यू आया है 7, तो क्लियरली ये जो आपका AM है, आपका ये जो AM है, अगर मैं यहाँ y की जगह 7 डाल दूँ तो AM आ जाएगा मेरे पास 2। तो पहला तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है वो है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अभी हाइट मेरे पास अभी आपने देखा है, ये हाइट मेरे पास आई है 2, जिसको मैंने AM बोला। अब अगर मैं इस 7 को इस इक्वेशन में पुट कर दूं, है ना, तो मेरे पास ये इक्वेशन थी 81 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यानी 49। तो क्लियरली ये जो x स्क्वायर है वो मेरे पास आ जाएगा 32, और अगर मैंने यहाँ अंडर रूट लगाया तो ये बन जाएगा अंडर रूट 32, और अंडर रूट 32, है ना,
तो √32 को आप क्या लिख सकते हैं, 4√2। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 4√2, क्योंकि ये 16 इंटू 2 होता है, 16 बाहर आके 4 बन जाएगा। अब आपका जो बेस है वो है 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है 4√2, तो ये जो बेस होगा इसका वैल्यू आ जाएगा 8√2। तो यहाँ पे बेटा मैंने 8√2 को ही पुट किया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनली आपके पास क्या बचा, 8√2। तो 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इसको भी देखिए यहाँ पे क्या है। तो पहले तो मैं आपको फिगर में ही कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि अगर मैं पी ए को यहाँ x लेट कर लूं तो डेफिनेटली ये जो ए ई होगा वो भी यहाँ x होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। T इज अ पॉइंट OT जिसका लेंथ इज ऑल्सो गिवन, और OT इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट E पे। अब यहाँ पे AB एक ऐसा टेंजेंट है जो कि E पे ही मिल रहा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ दिस AB। गॉट इट। सो अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट इज देयर फॉर यू। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा जरूर। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपका OP यहाँ पे 5 है जैसा कि हमने पूरे असाइनमेंट में किया है, और OT अगर मेरा यहाँ 13 दे रखा है, तो आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PT हो जाएगा 12। अब अगर PT हुआ 12 और PA है अगर x, तो ये हो जाएगा 12 माइनस x। पहली चीज तो ये समझ में आ रही होगी। अब पूरा का पूरा OT अगर 13 था, तो ये जो हमारा यहां तक E है, तो OE जो मेरा है वो यहाँ पे रेडियस है, तो वो 5 हो जाएगा। और अगर ये 5 होगा और ये पूरा का पूरा 13 था OT, तो क्लियरली जो मेरा ET है वो हो जाएगा मेरा 8। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इन लेंथ को ही डिस्क्राइब कर दिया है आपके लिए। तो अब सॉल्यूशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी लाइन अ लाइन जो ज्वाइन करती है, कोई भी लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ योर सर्कल को, एनी लाइन विच ज्वाइंस सेंटर ऑफ अ सर्कल, आपके सर्कल के सेंटर को जो भी लाइन ज्वाइन करेगी विद द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को OT, तो ये लाइन क्या करती है, ये जो आपका टेंजेंट होता है इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करता है, ये बन जाएगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बन जाएगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब बन गया है, तो जो आपका AE है वो ही EB की लेंथ है, यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं होगा। तो जो मेरा AB है, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, तो ये AE और EB से मिलके बन रहा था, और अगर दोनों x और x हैं तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x। तो आपको भी x का वैल्यू देना है। दूसरा, मैंने आपको क्या बोला कि ये आपस में देखो, रेडियस और टेंजेंट तो वैसे ही 90 होता है, अगर आप यहाँ पे भी 90 लेके आ जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लीनियर पेयर के हिसाब से। तो यहाँ पे आपने जो देखा, आपने अपने एंगल AET इसको भी 90 बोला, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखी है इसका मीनिंग कहीं ना कहीं यही है। तो भाई अगर अब 90 आ गया है तो पाइथागोरस तो बनता है बॉस। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको पता है 90 के सामने ये हाइपोटेनस है,
जिसको बोला जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और बाकी बची हुई दो साइड है, एक है एक्स स्क्वायर और एक होगा 8 का स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 64 अगर यहाँ चला गया तो इन्होंने अगर अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज किया तो जो मेरा 24x होगा वो हो जाएगा मेरा 80 के इक्वल। और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10/3, क्योंकि ये दोनों 8 से आपके हो जाते हैं डिवाइड। अब x की वैल्यू अगर 10/3 है तो मुझे तो AB का लेंथ चाहिए और AB है 2 इंटू एक्स। तो अगर मैं इस 2 का इंटू 10/3 से करूं तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलती है? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये आपको ओ ई और ओ डैश जो ये पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर दिखाने। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स अगर आप कह रहे हो कि इस ओ ई और ओ डैश को कोलिनियर दिखाना है तो इसका मीनिंग ये है इन तीनों पॉइंट्स को लाई करना पड़ेगा एक स्ट्रेट लाइन में। यहां तक तो समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं वो ही कोलिनियर होते हैं। तो अगर किन्हीं तीन पॉइंट्स को मुझे दिखाना है कि वो कोलिनियर हैं तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं। और किसी भी लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूव किया जाता है कब? आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, या तो मैं लीनियर पेयर लगाऊं और या मैं बोलूं एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन वाला प्रॉपर्टी। मतलब कहने का ये है कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है और मैं अगर बोल रहा हूं ओ ई ओ डैश इसमें कोलिनियर है तो मुझे यहाँ पे इस ई के अराउंड जो एंगल दिखाना होगा उसका सम हर हालत में 180 मुझे दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सम 180 नहीं हुआ, अगर ये सम 180 नहीं हुआ और लेट्स से 180 के अलावा अगर ये कोई भी आपका एंगल हुआ, लेट्स से 160 हुआ, लेट्स से जस्ट अजम्पशन, तो क्लियरली यू गाइस कैन सी ओ ई को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तभी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ओ ई ओ डैश मेरे स्ट्रेट लाइन में होंगे ही नहीं, और अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो ये कोलिनियर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि कोई भी लाइन स्ट्रेट तभी होगी जब वहां पे लीनियर पेयर के हिसाब से या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से यहाँ पे बनेगा 180। तो यहाँ तक कोई चैलेंज यार? तो बस मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर लूँ, सेम वे ओ डैश डी और ओ डैश बी को मैं ज्वाइन कर लूँ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ओ ए ई को और दूसरा ट्राइंगल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओ सी ई को। मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाऊंगा और वो मैं कैसे दिखाऊंगा ये आप देखिए। आपको पता है ओ ए ई 90 होगा, ये 90 होगा, ये रेडियाई बनेगा और ये कॉमन बनेगा। तो बस मैं इन्हीं तीन पॉइंट्स को यहाँ इन्वॉल्व कर रहा हूँ। क्लियरली मेरा एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। मैं अपने ओ ए को ओ सी के इक्वल बोलूँगा क्योंकि ये रेडियाई हैं बेटा ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियाई हैं, ये भी सर क्लियर है। और तीसरे पॉइंट में मैं ओ ई को ओ ई के इक्वल बोलूँगा क्योंकि ये हैं आपस में कॉमन। ठीक है,
तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हो मैंने इस थ्योरम में RHS लगा के इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने यहाँ पे कर दिया है कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट इसको कर दिया है, मैंने थोड़ा एक स्टेप यहाँ बचा है, आप बड़े सिस्टमैटिकली कीजिएगा। RHS से करने से मेरा बेनिफिट क्या हुआ कि कल के दिन अगर ये एंगल A है और ये एंगल अगर यहाँ पे X है, तो CPCT से एंगल A और एंगल X को मैंने दिखा दिया इक्वल। तो CPCT से मैंने यहाँ पे एंगल A और एंगल X को दिखा दिया इक्वल। सेम वे अगर मैं इसको एंगल B बोलूं और इसको Y बोलूं, तो CPCT से यहां से भी एंगल B जो होगा वो Y के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम वे मैं ट्राइंगल O'DE को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा बेटा O'BE के, सेम वे से। और रही बात इस तीसरे एंगल की, इस थर्ड एंगल की, जिसको मैं चलिए C बोल रहा हूं, तो ये C यहाँ पे Z यानी Z के इक्वल हो जाएगा। और ये किस प्रॉपर्टी से होगा? ये हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहां तक कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो मैं अब थोड़ा सा इस पार्ट को रिमूव करके आपको और समझाता हूं, और जो लास्ट स्टेप होगा मेरा, अब आप यहां देख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल X प्लस एंगल Z प्लस एंगल Y, इन सब का सम होना चाहिए था 360। क्यों? क्योंकि ये हैं कंप्लीट एंगल्स, यहां तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब यार A प्लस X, अब A और X आपस में इक्वल हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो A और X को क्या मैं ट्वाइस ऑफ A बोल सकता हूँ? सेम वे C और Z भी मेरा इक्वल है, तो क्या मैं इसको भी ट्वाइस ऑफ C बोल सकता हूँ? और सेम वे B और Y भी अगर इक्वल हैं तो इनके सम भी मेरा ट्वाइस ऑफ B दिख के मैं यहाँ पे 360 कर सकता हूँ। और सबको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ 2 से, तो मेरा A प्लस C प्लस B जो है वो आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। तो जैसे ये 180 आया तो आपने बोला बाय द थ्योरम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इट शोज, यहां से हमें पता चलता है कि O डैश इज अ स्ट्रेट लाइन। और इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, जैसे ही हमें ये स्ट्रेट लाइन पता चला तो आप लिखेंगे therefore O, E and O dash are co-linear. So this question is also done. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और अब जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी मैं आपको फिगर्स में ही कंप्लीट करवाऊंगा, ये आप लोग रखिएगा ध्यान। सो इट्स वेरी इजी, आपको ACO ढूंढना है। आप देख सकते हो अगर ये 130 है तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये बन जाएगा हमारा 50 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है वो हमारा है ऑलरेडी 90 डिग्री। क्यों है 90? क्योंकि आपको पता है रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर ये 90 ये 50 है बेटा, तो डेफिनेटली एंगल सम प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा 40। सो द आंसर इज 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की फिगर को फिर से एक बार देखते हैं। आपको मैं बता दूं ये दोनों के दोनों हैं रेडियाई, है ना। तो अगर ये दोनों को दोनों रेडियस हैं तो जो इनके ऑपोजिट एंगल होंगे, लेट्स से मैं इसको भी x ले रहा हूँ और इसको भी x ले रहा हूँ, ये होंगे आपस में इक्वल। तो यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं है। अब अगर आप देखो ये जो OP है ये एक रेडियस है और ये जो PT है ये एक टेंजेंट है।
अब यहाँ पे अगर ये एंगल 60 है तो जिसको मैंने x लिया है, तो क्या आपको नहीं लगता वो यहाँ 30 बन जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो मैंने x लिया था ये बन जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी बना 30 डिग्री, और ये आपका सेंटर की तरफ जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा आपका 120। ठीक है, अब आपको चाहिए एंगल R, एंगल R। ठीक है, अब अगर ये आपका बना है यहाँ पे 120, तो आप इसको देखो, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 240। ठीक है, अब आपको क्लास 9 की एक थ्योरम याद आ रही होगी। यहाँ पे अगर आप देखो जो आर्क पी क्यू है, ये बड़ा वाला आर्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, अगर आप इसको देखो तो ये मेजर आर्क, ये जो मेजर आर्क है मेरा, ये क्या कर रहा है, ये सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ कितना एंगल दे रहा है 240। और यही मेजर आर्क एक और एंगल दे रहा है, एंगल आर, जो कि फाइंड करना है। तो आपको पता है जो थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो सेंटर वाला एंगल होता था, जो सेंटर वाला एंगल होता था एंगल ओ, वो ट्वाइस हो जाता था किसी भी दूसरे एंगल के। इफ यू डोंट रिमेंबर, आई विल ड्रॉ फिगर फॉर यू, यू गैस कैन सी। ऐसा होता था, अगर ये एंगल ओ है और ये कोई भी दूसरा एंगल है ए, तो हमें पता है ये एंगल ओ ट्वाइस होता था एंगल ए के, है ना। ये प्रॉपर्टी क्लास 9 में पढ़ी है। तो उसी लॉजिक से अगर ये बड़ा आर्क यहाँ आपके 240 दे रहा है, तो क्लियरली यही बड़ा आर्क एक और एंगल दे रहा है यहाँ पे, जिसको हम बोल रहे हैं एंगल आर। तो ये इसका हाफ हो जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे 120। गॉट इट? सो द आंसर इज 120। ये समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज क्लास में अगेन यू कैन आस्क मी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक कॉर्ड है, एक सर्कल बना देता हूं मैं रफ आपके लिए। ये एक कॉर्ड है बेटा, ए बी यहाँ पे इसको लिखा गया है, और यहाँ पे सेंटर की तरफ जो एंगल बन रहा है ये है रेडियस। सेंटर की तरफ बन रहा है 90 डिग्री। ये रेडियस 10 है, ये रेडियस 10 है। तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर मैं इस फिगर को सीधा कर दूं और देखूं, तो अगर ये 90 है तो ये 10 और ये 10 है। और अगर ये 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो कि देगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100। ठीक है, और क्लियरली आपका जो आंसर यहाँ से आएगा वो आएगा आंसर बी, क्योंकि पाइथागोरस लगा के ये आपको देगा 10 रूट 2। ईजी था। अब बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी लॉजिक से समझेंगे। अगर आप यहाँ देखो तो ये जो आर्क है आपका ओ क्यू, ये दे रहा है एंगल सेंटर पे 58 का, और यही ओ क्यू सर्कल के इस पॉइंट पे एंगल दे रहा है बी। तो इस एंगल बी को मैं बना देता हूं यहाँ पे 29। ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, इसने तो 29 ही बनना है सेम प्रॉपर्टी से। अब अगर मैं इस ट्राइंगल पे फोकस करूं, अब एंगल बी यहाँ देखो, ये एंगल 80 यहाँ देखो, ये जो ए है और ये पूरा का पूरा टी है। ठीक है, तो मैं अब बेसिकली बात कर रहा हूँ इस पूरे ट्राइंगल की। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल। ठीक है, अब पूरे ट्राइंगल में अगर मैं जाऊं तो इसको अभी अभी आपने बोला है ये है 29, इसको आपने बोला है 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61, एंड 61 इज योर आंसर। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फर्दर आगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगेन यू गैस कैन सी, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, और अगर ये 100 है तो क्लियरली ये दोनों जो एंगल होंगे, ये दोनों वाले, ये दोनों हो जाएंगे बेटा एंगल 180 में से 100 माइनस डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों हो जाएंगे 40 40। तो अगर एंगल बी मेरा ये वाला एंगल 40 आया, और पूरा का पूरा तुम्हें पता है, पूरा का पूरा यू गाइस नो, पूरा का पूरा ये एंगल होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है
और ये टेंजेंट है। अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 50। तो 50 आपका कौन सा एंगल आया APB जो आपसे पूछा था। सो द आंसर इज 50। ठीक है। सो विद दिस लॉजिक योर वीडियो इज डन एंड ऑल द क्वेश्चंस आर आल्सो डन। आई होप किसी प्रॉब्लम में डाउट होगा तो वी कैन डिस्कस इट ओवर द क्लास। थैंक यू।